हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराए गए यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का जो तरीका है ना, वो एकदम अलग होने वाला है। हाँ, हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 3 क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर है कि इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये नाम तो बहुत भारी भरकम है। हाँ, भारी है, लेकिन देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। मैग्ना कार्टा असल में 1215 में इंग्लैंड में लाया गया एक दस्तावेज था। अच्छा। हाँ, इतिहास में पहली बार ये लिखित रूप में माना गया था कि राजा भी कानून के अधीन है, वो अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता। ओह, तो भारत के संदर्भ में भाग 3 हमारे मूल अधिकार हैं ना? बिल्कुल। मान लीजिए संविधान एक गेम का रूल बुक है। भाग 3 उस गेम के सबसे अहम नियम है। ये सरकार को बताते हैं कि आप नागरिकों की इन स्वतंत्रताओं को नहीं छीन सकते। मैं समझ गई। और इन्हीं स्वतंत्रताओं में एक ऐसा अधिकार है जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। हमारा दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के बीच है? कई लोग जल्दबाजी में सोचते हैं कि ये अनुच्छेद 11 से 13 के बीच है, जो कि पूरी तरह गलत है। हाँ, क्योंकि ये अधिकार असल में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। एकदम सही। अनुच्छेद 11 नागरिकता से जुड़ा है और 12 और 13 अधिकारों की परिभाषा से। धर्म की स्वतंत्रता का जो असली दायरा है वो 25 से 28 के बीच ही आता है। ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है। ये रूल बुक हमें अधिकार तो दे रही है, पर किसके खिलाफ? मतलब हमारा तीसरा प्रश्न भी यही है कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द है उसका असल अर्थ क्या है? ये बहुत ही तार्किक बात है। संविधान बनाने वालों को पता था कि सत्ता ना कई रूपों में आ सकती है। इसलिए अनुच्छेद 12 में राज्य का मतलब केवल भारत सरकार या संसद या राज्य सरकारें नहीं है। तो और क्या शामिल है इसमें? इसमें भारत के क्षेत्र के भीतर काम करने वाले अन्य सभी प्राधिकरण भी शामिल हैं। मतलब कोई भी सरकारी या स्थानीय संस्था मनमानी नहीं कर सकती। अरे वाह, सब कवर कर लिया। लेकिन जब हम मनमानी रोकने की बात करते हैं तो समानता का अधिकार सामने आता है। हमारा चौथा प्रश्न इसी बारे में है। समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 पर उचित वर्गीकरण की सीमा किस मामले में स्थापित हुई थी? ये स्थापित हुई थी पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार मामले में। ये उचित वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब क्या सबको एक समान नहीं मानना चाहिए? देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि समाज में सब एक समान स्थिति में नहीं है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार नियम बनाती है कि हर नागरिक को अपनी आय का 30% टैक्स देना होगा। ठीक है। अब जो 10,000 कमा रहा है और जो 10 करोड़ कमा रहा है, दोनों पर 30% टैक्स लगाना क्या सच्ची समानता है? नहीं, ये तो सरासर अन्याय होगा। बिल्कुल। अनवर अली सरकार मामले ने यही साफ किया कि कानून अंधा नहीं हो सकता। कानून तार्किक रूप से वर्गीकरण कर सकता है। जो समान परिस्थितियों में है उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। क्या बात है। ये तो हुई आधुनिक न्याय और रूल बुक की बात। लेकिन प्राचीन काल में सत्ता किसी रूल बुक से नहीं, ताकत से बनती थी। हमारा पांचवा प्रश्न हमें वहीं ले जाता है। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त ने किसे हराया था? चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया था। और ये कोई आम तख्ता पलट नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद बहुत क्रूर था। जनता उससे बहुत परेशान थे। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने बस उस असंतोष को एक दिशा दे दी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प उत्प्रेरक, जिसे कैटलिस्ट कहते हैं, वो भी था। हमारा छठा प्रश्न इसी घटना पर है। किसके आक्रमण के फलस्वरूप मौर्य वंश का उदय हुआ? वो था सिकंदर का आक्रमण। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, सिकंदर का आना और मौर्यों का उदय होना? इतिहास में इत्तेफाक कम होते हैं, रणनीतिक मौके ज्यादा होते हैं। सिकंदर के हमले ने उत्तर पश्चिम भारत के छोटे राज्यों को पूरी तरह तोड़ दिया था। अच्छा। तो जब सिकंदर की सेना वापस लौटी ना, तो वहां एक बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन आ गया। चंद्रगुप्त ने उसी खालीपन का फायदा उठाकर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और इस साम्राज्य को आगे भी बढ़ाया गया। अक्सर हम चंद्रगुप्त और अशोक के बीच की कड़ी को भूल जाते हैं। हमारा सातवां प्रश्न उन्हीं के बारे में है। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया? उन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और सिर्फ शासन ही नहीं किया, बल्कि साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया भी। बिल्कुल।
सैन्य अभियानों में उनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर आते हैं अशोक। अशोक को लेके एक बहुत मशहूर कहानी है। हमारा 8वां प्रश्न है कि क्या ये कथन सत्य है कि चाणक्य या कौटिल्य ने अशोक का विरोध किया था? नहीं, ये कथन पूरी तरह से असत्य है। मतलब ये सिर्फ एक मिथक है? हाँ, ऐतिहासिक रूप से अशोक के राजा बनने तक चाणक्य का समय लगभग समाप्त हो चुका था, इसलिए विरोध वाली बात महज एक लोक कथा है। ओह, समझ गई। अशोक ने सत्ता में आने के बाद जो किया वो भी तो मास्टर स्ट्रोक था। 9वां प्रश्न, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में थे? वे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। इसका कोई खास कारण? बहुत बड़ा कारण था। उस दौर में संस्कृत विद्वानों और पुजारियों की भाषा थी। अगर वो संस्कृत में लिखते तो आम जनता तक बात कैसे पहुंचती? हाँ, प्राकृत तो आम बोलचाल की भाषा थी। सीधे जनता से बात करने का क्या शानदार तरीका था। बिल्कुल, उन्होंने राजा और प्रजा के बीच के भाषाई बैरियर को ही खत्म कर दिया। ये तो जमीन पर फैले साम्राज्यों की बात हो गई, लेकिन जिस जमीन पर ये बने उसके अपने सख्त नियम हैं। चलिए भूगोल की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न बहुत ही मजेदार फैक्ट है। पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश या डिग्री घूमती है? ये 15 अंश या डिग्री घूमती है। 15 ही क्यों? सीधा सा गणित है। पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। तो 360 को 24 से भाग देंगे तो 15 आएगा। एकदम सही। और इसी 15 डिग्री प्रति घंटे के गणित पर दुनिया भर के टाइम जोन काम करते हैं। क्या बात है। और अगर हम इसी पृथ्वी के नक्शे को जूम इन करें तो हमारा 11वां प्रश्न सामने आता है। कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? और इसका उत्तर है असम। हाँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। नक्शे में कई बार लगता है कि उत्तर पूर्व के राज्य ऊपर जुड़े हुए हैं, लेकिन असल में नेपाल एक बफर की तरह बैठा है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाएं उससे लगती हैं, लेकिन असम तो पश्चिम बंगाल के संकरे चिकन नेक कॉरिडोर के भी पार है। मतलब बहुत पूर्व में है, उनके बीच कोई सीधा संपर्क नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसी नक्शे के बीचों बीच एक और बहुत खास जगह है। 12वां प्रश्न है, मालवा का पठार किन क्षेत्रों के बीच स्थित है? ये अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच है। तो इसे भूगोल का वो कैनवास कह सकते हैं जिस पर इतिहास रचा गया? बिल्कुल कह सकते हैं। अरावली इसे मरुस्थल से बचाती है और विंध्य इसे दक्षिण से अलग करता है। ये बहुत ही उपजाऊ और रणनीतिक जगह है। और उपजाऊपन आता है नदियों से। हमारा 13वां प्रश्न, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? ये संगम रुद्रप्रयाग में होता है। 5 प्रयागों में से एक। हाँ, और ये सदियों से हिमालयी इकोसिस्टम की जीवन रेखा रहा है। अच्छा, नदियां, पहाड़, जमीन, ये सब तो भारत के पास था, लेकिन आजादी के बाद इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक आर्थिक विजन चाहिए था। यहीं से हमारा 14वां प्रश्न आता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई और दूसरी में किसे? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और दूसरी में भारी उद्योग को। इसे तो हम एक बिल्डिंग बनाने जैसा कह सकते हैं ना। मतलब पहले पेट भरना जरूरी था, इसलिए कृषि, और फिर इमारत खड़ी करनी थी, इसलिए उद्योग। एकदम सटीक उदाहरण है। जब 1947 के बाद भुखमरी का संकट था तो पहले उसी से निपटना था। तो फिर 15 प्रश्न ये है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल क्यों हो गई, अगर फॉर्मूला इतना अच्छा था? क्योंकि योजनाएं किसी बंद कमरे में काम नहीं करती। तीसरी योजना की विफलता का मुख्य कारण था 1965 का भारत-पाक युद्ध और उसी समय आया भयंकर सूखा। ओह, मतलब सारा पैसा और संसाधन विकास से हटाकर युद्ध और राहत कार्यों में लगाना पड़ा होगा। बिल्कुल, भारी झटके किसी भी मास्टर प्लान को पटरी से उतार सकते हैं। ये तो है। अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो हमारा 16वां प्रश्न एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ता है। ये कथन है कि सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण शुरू हुआ था। क्या ये सही है? नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो सच्चाई क्या है? देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत औपचारिक प्रक्रिया थी जो बड़े उद्योगों और कृषि के लिए थी, लेकिन सूक्ष्म वित्त तो एकदम जमीनी स्तर पर काम करता है। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और उन गरीब महिलाओं के लिए जहां बड़े बैंक पहुंच ही नहीं पाते। एकदम सही। बिना गारंटी के छोटे कर्ज देने का ये सिस्टम बिल्कुल अलग तरीके से विकसित हुआ था। और एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था जमीनी स्तर पर काम कर रही है तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय संधियां हो रही हैं। 17वां प्रश्न है, जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते जिसे ACTA कहते हैं, उसे आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया? इसे जापान द्वारा अभिपुष्ट किया गया था। जापान? हाँ, क्योंकि जब वैश्विक व्यापार होता है तो नकली सामान और बौद्धिक संपदा की चोरी का बहुत खतरा रहता है।
जापान जैसी तकनीकी महाशक्तियों के लिए ऐसे समझौते बहुत जरूरी हैं। समझ गई। तकनीक और इनोवेशन से हम सीधे विज्ञान पर आ जाते हैं। हमारा 18वां प्रश्न एक सीधा सा फिजिक्स का सवाल है। 300 सेकंड में 1200 जूल कार्य करने वाली मशीन की शक्ति क्या होगी? उसकी शक्ति 4 वाट होगी। 4 वाट। ये कैसे आया? शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला होता है कार्य को समय से भाग देना। तो 1200 जूल को 300 सेकंड से भाग देंगे तो 4 वाट ही आएगा। अगर इसे हम विजुअलाइज करें तो ये एक बहुत ही कम पावर वाले एलईडी बल्ब जैसी ऊर्जा है। बिल्कुल। और भौतिकी से अगर हम कृषि विज्ञान की तरफ मुड़ें तो 19वां प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। पर क्या एथिलीन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? पाया जाता है। ये पौधों का प्राकृतिक हार्मोन है, लेकिन बाजार के लिए फलों को कच्चा तोड़ा जाता है। फिर स्टोरेज में एथिलीन गैस का इस्तेमाल करके उन्हें एक साथ पकाया जाता है। अरे वाह, विज्ञान हर जगह है। और अगर यही पोषण हम तक ना पहुंचे तो क्या होगा? हमारा 20वां प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इससे रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो होता है। और क्या ये आगे चलकर ज्यादा खतरनाक हो सकता है? हाँ, अगर ध्यान न दिया जाए तो ये पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण भी बन सकता है। बाप रे, हमारे शरीर का पूरा सिस्टम इन सूक्ष्म तत्वों पर टिका है। पोषण और खेती की बात करते करते मुझे उत्तर प्रदेश की याद आ गई। यूपी तो कृषि और संस्कृति दोनों का केंद्र है। बिल्कुल। और हमारा 21वां प्रश्न इसी संस्कृति से है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? वहाँ शेरा नृत्य मनाया जाता है। ये शायद फसल कटाई से जुड़ा है ना? हाँ, बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किसान अपनी खुशी और मेहनत का जश्न इसी नृत्य से मनाते हैं। और लोक कला के साथ साथ यूपी में शास्त्रीय कला भी है। 22वां प्रश्न, लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? इसकी नींव उस्ताद बुख्शू खां ने रखी थी। कत्थक और संगीत का वो नजाकत भरा अंदाज। अवध के नवाबों के समय में उस्ताद बख्शू खां ने जो तकनीकी बारीकी इस घराने को दी, वो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इन सब के बीच यूपी का सबसे बड़ा हिस्सा तो खेती ही है। 23वां प्रश्न, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति या राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? इसका संबंध सीधे तौर पर आलू उत्पादन से है। आलू? सही बात है, आलू तो गोल ही होता है। हाँ, और बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए आलू का उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन जब खेती बढ़ती है, उद्योग बढ़ते हैं, तो पर्यावरण को भी तो बचाना है। हमारा 24वां प्रश्न है, CPCB का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो जल और वायु प्रदूषण को रोकता है। बिल्कुल। विकास की दौड़ में पर्यावरण पीछे न छूट जाए, इसलिए ये संस्था बहुत जरूरी है। और ये जागरूकता दुनिया भर में आ रही थी। 25वां प्रश्न देखिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार 1969 में कहाँ पेश किया गया था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश किया गया था। मतलब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाने से पहले चेक करना कि पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। एकदम सही। और इस कदम ने पूरी दुनिया का सोचने का नजरिया बदल दिया। पर्यावरण की सुरक्षा तो हो गई, पर समाज की आंतरिक सुरक्षा का क्या? 26वां प्रश्न है कि मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के तहत आपराधिक जांच विभाग यानी CID के विशेष विंग्स का नेतृत्व कौन करेगा? इसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक यानी SP से कम रैंक का अधिकारी नहीं करेगा। ऐसा क्यों? मतलब कोई जूनियर ऑफिसर क्यों नहीं? देखिए, CID के पास बड़े घोटाले और गंभीर अपराध आते हैं। वहाँ निष्पक्षता और अनुभव चाहिए होता है। SP रैंक का अधिकारी स्थानीय दबाव में कम आता है। बहुत लॉजिकल है। और सुरक्षा घर के अंदर भी तो चाहिए। 27वां प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ये कानून 2005 में बनाया गया था। इससे पहले तो अक्सर घर के झगड़ों को बस निजी मामला बोल के टाल दिया जाता था ना? बिल्कुल। लेकिन इस कानून ने साफ कर दिया कि घर की चार दीवारी में होने वाली हिंसा कोई निजी मामला नहीं है, बल्कि एक अपराध है जिसमें राज्य दखल दे सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव था। अच्छा, देश की सुरक्षा को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए क्या है? 28वां प्रश्न है, भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी कौन सी है? ये है NTRO यानी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, जो साइबर और सैटेलाइट के जरिए काम करती है। हाँ, क्योंकि आज के युद्ध पहले साइबर स्पेस में लड़े जाते हैं, जमीन पर बाद में। अब यहाँ से एक दिलचस्प मोड़ आता है। 29वां प्रश्न है, सुचारू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए WTO यानी विश्व व्यापार संगठन जिम्मेदार है। और हमारा 30वां प्रश्न है कि नाग क्या है? नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर WTO व्यापार को इतना आसान बना रहा है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, तो नाग जैसी मिसाइलों की क्या जरूरत है? इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का यथार्थ कहते हैं।
WTO व्यापार आसान जरूर बनाता है, लेकिन आपकी आर्थिक ताकत तभी टिकती है जब आपके पास मजबूत सैन्य शक्ति हो। नाग एक बहुत ही घातक एंटी टैंक मिसाइल है। एक सुरक्षित देश ही व्यापार में मजबूती से खड़ा हो सकता है। क्या शानदार बैलेंस है, सुरक्षा और व्यापार। और जब समाज सुरक्षित होता है तभी साहित्य और कला फलते फूलते हैं। 31वां प्रश्न, प्रथम लाइफ टाइम डिसर्निंग द पीस अवार्ड किसे मिला था? ये सम्मान सलमान रुश्दी को मिला था। पीस यानी शांति को डिस्टर्ब करने के लिए अवार्ड। साहित्य का तो काम ही होता है सोई हुई चेतना को झकझोरना। उनकी बेबाक लेखनी समाज की रूढ़ियों को चुनौती देती है। ये उसी साहस का सम्मान है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ा प्रभाव होता है मुद्रा का। 32वां प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद इंसानियत का कितना बड़ा दुश्मन है। एकदम सही। और आतंकवाद इंसानियत को खत्म करता है, जबकि किताबें इंसानियत को बचाती हैं। बिल्कुल। 34वां प्रश्न इसी से जोड़ा है। कोरे कागज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक अमृता प्रीतम ने लिखी है। उनकी लेखनी में जो दर्द है, जो कलात्मकता है, वो सीधे दिल पर चोट करती है। हाँ, रिश्तों की जटिलताओं को उन्होंने बहुत गहराई से लिखा है। और जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी किसी एक चीज में लगा देता है तो इतिहास बन जाता है। 35वां प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 800 विकेट किसके हैं? ये महान रिकॉर्ड मुथैया मुरलीधरन के नाम है। 800 विकेट, ये तो अविश्वसनीय समर्पण है। दशकों का पसीना और मेहनत है इसके पीछे। और ऐसा ही समर्पण समाज को बचाने में भी दिखता है। 36वां प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से किसका नाम गहराई से जोड़ा जाता है? इससे प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय का नाम जोड़ा जाता है, जो बड़े बांधों और विस्थापन के खिलाफ एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन था। हाँ, जहां जमीनी स्तर पर आदिवासियों के हक के लिए आवाज उठाई गई। हमने कोरे कागज की बात की, साहित्य की बात की, लेकिन एक समय था जब मशीनें कोई भावना नहीं समझती थीं। हमारा 37वां प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता था? उसमें सिर्फ मशीनी भाषा का प्रयोग होता था। मतलब सिर्फ 0 और 1 वाला कोड। हाँ, सोचिए आज की तरह स्क्रीन नहीं होते थे। मशीनी भाषा बहुत ही नीरस और जटिल प्रक्रिया थी। और उस मशीन भाषा की कठोरता से निकलकर आज हम इंसान की असीमित क्षमता तक पहुंच गए हैं। हमारा आखिरी यानी 38वां प्रश्न इसी क्षमता को सलाम करता है। जनवरी 2026 में कितने गुमनाम नायकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 45 गुमनाम नायकों को ये सम्मान मिला। ये वो लोग हैं जो अखबार की हेडलाइंस में नहीं आते, लेकिन चुपचाप समाज को बदल रहे हैं। कोई विलुप्त होती भाषा बचा रहा है, कोई गरीबों का इलाज कर रहा है। असल में देश को यही लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये था हमारा आज का डीप डाइव।